देखिए अब हम आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इस वीडियो को यदि आप शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि बीते दिनों में जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन सा प्रश्न मिल सकता है, यह पूछ सकता है। इस वीडियो में हम आपको वही सिर्फ प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। हाँ, इस वीडियो को यदि शुरू से आखिर तक आप देखने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत आसान भाषा में इस एक्सरसाइज का सारा ऑब्जेक्टिव अच्छा तरह से सिखा देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यह पाठ जो है, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ की रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में आरा दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। तो अब इसी पाठ के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस पाठ में आपको यह याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, न ही कविता है, यह पाठ ललित निबंध है। यदि आपको कभी लगे कि कैसे याद रखेंगे कि ललित निबंध है, याद रखिएगा नाखून को हम लाल लाल लालता से रंगाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, ललित निबंध है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी भूल जाएगा ना तो याद रखिएगा नाखून को हजारों बार काट लीजिए लेकिन यह कटने मरने से कभी डरता नहीं है। तो यहीं पर हो जाएगा क्लियर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। द्विवेदी जी ने निर्लज और अपराधी इस नाखून को कहा है। द्विवेदी जी कहते इस नाखून को कितनों भी काट दीजिए, मार दीजिए, यह कभी कटने मरने से डरता नहीं है क्योंकि यह निर्लज है, पापी है। तो यदि आपसे कोई कहे द्विवेदी ने निर्लज किसे कहा, निर्लज का मतलब लाज नहीं लगने वाला, किसे कहा, तो कहिएगा नाखून को। तो क्वेश्चन क्या था, द्विवेदी जी ने निर्लज किसे कहा, नाखून को, नाखून को। फिर आगे प्रश्न है, काम सूत्र किसकी रचना है। काम सूत्र के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। काम सूत्र के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। पहले या प्राचीन समय में गौर देश के जो लोग होते थे वह बहुत बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। किस देश के लोग, गौर देश के लोग। गौर देश के लोग काफी बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। फिर आगे प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब, 1907 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। बलिया एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में, कभी भूल जाएगा ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून के इधर लड़की लोग बलिया पहनते हैं, क्या उसी के हिसाब से यहां पर याद रखने का प्रयास करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश का जिला है। फिर आगे है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। अर्थात आप यह समझिएगा देवताओं के राजा किनको कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे ना देवताओं के राजा किनको कहा जाता है, कहिएगा इंद्र को। वही इंद्र भगवान जिनका वज्र बना है दधीची मुनि के हड्डी से। तो देवताओं का राजा कहा जाता है इंद्र को। किनको, इंद्र को। वर्षा का भी देवता कहा जाता है इंद्र को। फिर आगे है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है। अर्थात यह पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर आगे प्रश्न है, अशोक के फूल की रचना की है
अशोक के फूल की रचना है, अर्थात यह अशोक के जो फूल है यह किनकी रचना है, यह किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा अशोक के फूल की रचना क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। कहां, दिल्ली में। 1979 ईस्वी में कहां हुआ है, दिल्ली में। फिर आगे प्रश्न है कहानी में यानी कि पाठ में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार कलाकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। पता है, यह नाखून से है, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे नाखून को विभिन्न प्रकार से काट करके सजाते थे। कोई सजाते थे चंद्राकार, कोई त्रिकोणाकार, कोई दंतुलकार, विभिन्न प्रकार के। यह नाखून से है। नाखून को हम नख कहते हैं। नाखून को क्या बोलते हैं, नख। फिर आगे है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का मतलब पहले के जो मानव थे, एक तरह से आदि मानव, उनका जो अस्त्र शस्त्र था वह नाखून ही था। नाखून के बाद दांत और विभिन्न प्रकार के अंगों का स्थान था, लेकिन सबसे जो मेन अंग था अस्त्र शस्त्र के रूप में वह था नाखून। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून। आगे प्रश्न है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। पता है, संस्कृत के महान कवि थे कालिदास। कालिदास ने यह कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जितना पुरनका है ना सब अच्छा नहीं होता है, और सब नए खराब नहीं होते, और जितना नए है वह सब खराब भी नहीं है। अर्थात यह कई सारे पुराने में खराबियों भी हो सकते हैं और कई सारे नए अच्छे भी हो सकते हैं। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कहे थे कालिदास ने। किसने, कालिदास ने। फिर आगे प्रश्न है नाखून क्यों बरते हैं के निबंधकार कौन है। मतलब इस पाठ के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बरते हैं यदि कह दे पाठ क्या है, कहेगा ललित निबंध है। फिर आगे प्रश्न है हिरोशिमा कहाँ है। इस पाठ में थोड़ा सा चर्चा किया गया हिरोशिमा का भी, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि पहले के जो मानव होते थे वह नाखून को ही अस्त्र शस्त्र मानते थे, लेकिन अब तो इतना मनुष्य के जीवन में विकास हो गया है कि नाखून को अपना अस्त्र शस्त्र मानवे नहीं करते हैं। लोग गोली, बंदूक, हथियार, परमाणु बम इत्यादि को अपना अस्त्र शस्त्र मान रहे हैं। तो उसी में एक एग्जाम्पल के द्वारा एक बताया गया था कि हिरोशिमा जो तबाह हुआ है वह मनुष्य के द्वारा रचा हुआ एक तरह से परमाणु बम के कारण से। तो हिरोशिमा कहाँ है यदि यह पूछे कहिएगा जापान में। उसके बाद दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। फिर आगे प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। जीवत प्रतीक है, यानी कि मनुष्य का जो नाखून है किसका प्रतीक है, किसका निशानी है। याद रखिएगा पार्श्ववृत्ति की निशानी है, पार्श्ववृत्ति की निशानी। या नाखून ही यह हमें बताते हैं कि अभी भले यह मनुष्य हो, लेकिन प्राचीन काल में यह आदि मानव या जानवर के समान थे। तो पार्श्ववृत्ति यानी कि पशु के समान रहते थे। यदि कोई कहे लेखक के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का नाखून किसका प्रतीक है, कहेगा पार्श्ववृत्ति का। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।